दोस्तों, मेरा नाम अधिराज है। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूँ जिसने उस रात हम सबकी सांसें थाम दी थी। ये कहानी है मेरे दोस्त की माँ शीला आंटी और उनकी सहेली लता आंटी की। हमारे इलाके में बिजली की समस्या बहुत पुरानी थी। हर रोज शाम होते ही ठीक 7 बजे से रात के 11 बजे तक लोड शेडिंग होती थी। मतलब पूरे 4 घंटे बिजली की कटौती। जैसे ही बत्ती गुल होती पूरा मोहल्ला घुप अंधेरे में डूब जाता था। मेरा दोस्त अपनी पढ़ाई के सिलसिले में दूसरे शहर गया हुआ था और उसके पिताजी भी अपनी नौकरी के कारण शहर से बाहर ही रहते थे। इस वजह से घर पर उसकी माँ शीला आंटी बिल्कुल अकेली रहती थी। वे घर में ही टेलरिंग का काम करती थी। उनका अकेलापन दूर करने और रात के उस डरावने अंधेरे में उनका साथ देने के लिए उनकी बचपन की सहेली लता आंटी अक्सर रात को उनके घर सोने आ जाती थी। लोड शेडिंग की वजह से हमारे इलाके में चोरी चकारी का डर भी बहुत बढ़ गया था। अंधेरे का फायदा उठाकर चोर अक्सर सूने घरों को निशाना बनाते थे। मैं उनका पड़ोसी था और चूंकि मेरे घर पर उन दिनों टीवी खराब पड़ा था तो मैं अपना ज्यादातर वक्त शीला आंटी के घर पर ही बिताता था। आंटी मुझे अपने बेटे जैसा ही मानती थी, इसलिए मुझे कभी कुछ नहीं कहती थी। कई बार तो दोपहर का खाना भी मैं उन्हीं के साथ खा लेता था। एक दिन की बात है, मैं शीला आंटी और उनकी सहेली लता आंटी साथ में बैठकर दोपहर का खाना खा रहे थे और टीवी देख रहे थे। माहौल हंसी-मजाक का था। तभी खबरों में हमारे ही शहर में हो रही चोरियों की बात चलने लगी। ये सुनकर लता आंटी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। उन्होंने शीला आंटी की तरफ एक अर्थपूर्ण नजर से देखा, जैसे आंखों में कोई इशारा कर रही हो। शीला आंटी ने मेरी तरफ देखा और थोड़ी झिझक के साथ बोली, अधिराज, क्या तुम आज रात को हमारे यहाँ सोने आ सकते हो? दरअसल हम दोनों घर में अकेली रहती हैं और आजकल के माहौल को देखकर हमें रात में बहुत डर लगता है। अगर तुम रहोगे तो हमें थोड़ी हिम्मत मिलेगी। मैंने उनकी परेशानी समझी और बिना किसी देरी के तुरंत हाँ कर दी। मैंने कहा, बिल्कुल आंटी, आप चिंता मत कीजिए। मैं रात को 9 बजे खाना खाने के बाद आ जाऊंगा। इस पर उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, अरे खाना खाकर क्यों आओगे? रात का खाना भी हमारे साथ ही खा लेना। ठीक है, मैंने मुस्कुराते हुए ठीक है कह दिया। वैसे भी उनकी बुटीक की दुकान रात 8 बजे बंद हो जाती थी। इसके बाद वे और लता आंटी 9 बजे तक घर के काम निपटाकर बातें करती थी। वादा किए मुताबिक मैं रात को ठीक 9 बजे उनके घर पहुंच गया। बाहर गहरा सन्नाटा था और स्ट्रीट लाइट भी बंद थी। घर के अंदर मोमबत्ती की हल्की रोशनी जल रही थी, जिससे दीवारों पर बड़ी बड़ी परछाइयां बन रही थी। फिर हम तीनों ने साथ मिलकर खाना खाया। उस दिन इत्तेफाक से लाइट भी अपने तय समय से ज्यादा देर तक कटी हुई थी। 10 बज चुके थे, लेकिन बिजली आने का नाम नहीं ले रही थी। खाना खाने के बाद शीला आंटी और लता आंटी अंदर के कमरे में चली गई, जबकि मैं हॉल में ही रुक गया। वहां खिड़की से हल्की हवा आ रही थी। वे दोनों अंदर के कमरे में बातें कर रही थी। बीच बीच में उनकी फुसफुसाहट मुझे सुनाई दे रही थी। उन्हें पता था कि मैं बाहर जाग रहा हूँ। लता आंटी शायद मेरे ही बारे में कुछ कह रही थी। अधिराज बहुत सुलझा हुआ लड़का है शीला, इसके होने से वाकई डर कम लगता है। तभी शीला आंटी ने मुझे आवाज दी, अधि बेटा, जरा अंदर तो आना। मैं उठकर उनके कमरे में गया। वहां माहौल में अजीब सी खामोशी थी। मोमबत्ती की लौ फड़फड़ा रही थी। शीला आंटी ने कहा, बेटा, हमें बाहर हॉल में अकेले तुम्हें छोड़ने में अच्छा नहीं लग रहा और हवा भी बहुत तेज चल रही है। खिड़कियों की आवाज से हमें डर लग रहा है। तुम यहीं हमारे कमरे में कुर्सी पर बैठ जाओ। हम सब यही बातें करेंगे जब तक लाइट नहीं आ जाती। मैं उनके कमरे में रखी कुर्सी पर बैठ गया। रात के 11 बजने वाले थे। हम तीनों बातें करने लगे। तभी लता आंटी ने मुझसे पूछा, अदी, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? तुम अक्सर फोन पर लगे रहते हो। मैंने थोड़ा शर्माते हुए जवाब दिया, नहीं आंटी, गर्लफ्रेंड तो नहीं है, लेकिन कॉलेज में कुछ अच्छी दोस्त जरूर है जिनसे मैं नोट्स वगैरह के लिए बात करता हूँ।
लता आंटी ने हंसते हुए पूछा। अच्छा, बस पढ़ाई की बातें होती है या कुछ और भी? शीला आंटी भी मुस्कुराने लगी। मैंने बात को संभालते हुए कहा, नहीं आंटी, बस पढ़ाई और करियर की बातें। वैसे भी अभी इन सब चीजों के लिए वक्त कहाँ है? बातों का सिलसिला चल ही रहा था कि अचानक छत से कुछ खड़खड़ाने की आवाज आई। धप धप हम तीनों एकदम चुप हो गए। लता आंटी के चेहरे का रंग उड़ गया। ये कैसी आवाज थी? उन्होंने घबराते हुए पूछा। शीला आंटी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनके हाथ ठंडे पड़ रहे थे। लगता है छत पर कोई है, वे बुदबुदाई। मैंने उन्हें शांत रहने का इशारा किया। आप दोनों यहीं रुकिए और दरवाजा अंदर से बंद कर लीजिए, मैं जाकर देखता हूँ। मैंने हिम्मत दिखाते हुए कहा। नहीं, आधी मत जाओ, खतरा हो सकता है। शीला आंटी ने मुझे रोकने की कोशिश की। मैंने कहा, डरिए मत, मैं बस सीढ़ियों तक जाकर देखूंगा। मेरे पास टॉर्च है। मैं दबे पांव कमरे से बाहर निकला और हॉल से होता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। मैंने कोने में रखा एक भारी डंडा उठा लिया। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन मुझे उन दोनों की सुरक्षा करनी थी। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए मुझे फिर से किसी के चलने की आवाज आई। कोई तो था जो अंधेरे का फायदा उठाकर नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था। मैंने अचानक अपनी टॉर्च जलाई और ऊपर की तरफ रोशनी मारी। कौन है वहां? मैं अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया और डंडे को रेलिंग पर जोर से मारा। रोशनी पड़ते ही दो परछाइयां जो सीढ़ियों पर थी घबरा गई। वे शायद चोर थे जो घर को अकेला समझकर आए थे। लेकिन एक मर्द की भारी आवाज सुनकर उनके होश उड़ गए। भागो, यहाँ कोई है, उनमें से एक चिल्लाया। वे वापस छत की तरफ भागे। मैं भी उनके पीछे लपका, लेकिन मैंने समझदारी दिखाई और छत के दरवाजे तक जाकर ही रुक गया। मैंने देखा कि वे दोनों बगल वाली छत से कूदकर अंधेरे में गायब हो रहे थे। मैंने तुरंत छत का लोहे का दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया और कुंडी अच्छी तरह जांच ली। जब मैं नीचे आया तो शीला आंटी और लता आंटी डरी सहमी दरवाजे के पास ही खड़ी थी। मुझे सही सलामत देखकर उनकी जान में जान आई। कौन था? लता आंटी ने कांपती आवाज में पूछा। दो लोग थे आंटी, चोर थे शायद, लेकिन वे भाग गए। मैंने छत का दरवाजा लॉक कर दिया है। मैंने उन्हें पानी का गिलास देते हुए कहा। शीला आंटी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा, आज अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। हमने तुम्हें सिर्फ सोने के लिए बुलाया था, लेकिन तुमने तो एक बेटे की तरह हमारी रक्षा की। लता आंटी ने भी कहा, हाँ आधी, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम कितने जिम्मेदार हो। कुछ ही देर बाद करीब 11 मिनट बिजली आ गई। घर रोशनी से जगमगा उठा। उस रोशनी ने उनके चेहरों से डर को भी मिटा दिया था। उस रात के बाद से उन दोनों के मन में मेरे लिए इज्जत और भी बढ़ गई। अब मैं सिर्फ उनका पड़ोसी नहीं था, बल्कि उनके घर का एक रक्षक और परिवार का सदस्य बन गया था। वे अब जब भी डरती थी, मुझे हक से बुला लेती थी और मैं हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहता था। तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपका अपना प्रेम आपके लिए लाया हूँ एक बिल्कुल सच्ची, रोमांचक और हैरान कर देने वाली कहानी। इस कहानी के सारे पात्र असल है, बस गोपनीयता के लिए नाम बदल दिए गए हैं। उन दिनों की बात है जब मैं अपने गांव से दूर नीट की तैयारी के लिए एक बड़े शहर के नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने आया था। इंटर में 93.5% नंबर आए थे। घर में खुशी का माहौल था। पापा ने कहा, बेटा अब नीट क्रैक करना है, कोई कसर नहीं छोड़नी, इसलिए मुझे शहर भेज दिया गया। कोचिंग और कॉलेज दोनों एक ही थे, एक गांव से करीब 90 किमी दूर। रहने के लिए उसी कॉलेज के हॉस्टल में एडमिशन करा दिया गया। हॉस्टल का माहौल शुरू से ही बहुत शांत और अनुशासित था। लाइट 10 बजे बंद, सुबह 5 बजे उठना, पढ़ाई का पूरा दबाव। मुझे तो वैसे भी शांति पसंद थी, इसलिए 2-4 दिन में ही मैं पूरी तरह सेट हो गया। हॉस्टल की पूरी देखरेख एक महिला करती थी। नाम था सुजैन मैडम। उम्र करीब 40 से 42 साल। देखने में सख्त, गोरा रंग,
लंबा कद, हमेशा साड़ी में रहती। चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं दिखती थी। लड़के चुपके चुपके कहते थे, ये तो हिटलर है। उनका असिस्टेंट था ऋषभ भैया। 27 से 28 साल का हैंडसम लड़का, जिम जाता था, हमेशा साफ सुथरा रहता। रसोई की जिम्मेदारी मनोज अंकल के पास थी। उम्र 48 से 50 के आसपास। मोटा तगड़ा शरीर, हमेशा हंसते रहते। उनकी मदद के लिए आबिदा आंटी थी। 35 से 36 साल की, साधारण सी दिखती थी, लेकिन काम बहुत तेज करती थी। मैं तो बस पढ़ाई में डूबा रहता। सुबह 5 बजे उठना, क्लास, सेल्फ स्टडी, रात 12 बजे सोना, यही रूटीन था। हॉस्टल में कभी कभी कान्हा फूंसी चलती रहती कि स्टाफ के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है, लेकिन मैं इन सब बातों को बेकार की अफवाह समझकर इग्नोर कर देता था। मेरा फोकस सिर्फ नीट पर था। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। 10 महीने हो गए थे और परीक्षा के सिर्फ 25 से 26 दिन बाकी थे। एक रात की बात है, मैं पूरा दिन पढ़ता रहा था। शाम का खाना भूल गया। रात के ठीक 9 बज रहे थे। अचानक तेज भूख लगी। मेस बंद होने का टाइम था। फिर भी मैं भागा भागा मेस पहुंचा। मेस में लाइट जल रही थी, लेकिन कोई नजर नहीं आया। मैं बेंच पर बैठकर इंतजार करने लगा। सोचा शायद कोई काम कर रहा होगा। 10 से 15 मिनट बीत गए, कोई नहीं आया। अब भूख से पेट कुलबुला रहा था। मैं उठा और रसोई की तरफ बढ़ा। जैसे ही रसोई के दरवाजे के पास पहुंचा, अंदर से कुछ धीमी धीमी आवाजें आने लगी। हंसी-मजाक और फुसफुसाने की आवाजें थी। मेरा दिमाग ठनका। सीधे अंदर जाना ठीक नहीं लगा। मैं चुपके से बाहर घुमा। किचन की एक तरफ दीवार में ऊपर एक पुराना रोशनदान था, करीब 8 से 9 फीट ऊंचा। कोने में लकड़ी की सीढ़ी पड़ी थी। मैंने फटाफट सीढ़ी उठाई, रोशनदान के नीचे लगाई और धीरे धीरे ऊपर चढ़ गया। ऊपर पहुंचते ही मैंने चुपके से अंदर झांका। जो नजारा दिखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर का माहौल हॉस्टल के नियमों से बिल्कुल अलग था। हमारी सख्त सुजैन मैडम, जो हमेशा गुस्से में रहती थी, वहां एकदम रिलैक्स मूड में थी। उन्होंने अपने बाल खोल रखे थे और चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। वहां टेबल पर कुछ खास खाने पीने का सामान रखा था, जैसे कोई प्राइवेट पार्टी चल रही हो। मनोज अंकल और ऋषभ भैया उनके बिल्कुल पास बैठे थे। सुजैन मैडम मनोज अंकल के कंधे पर सिर रखकर बैठी थी और ऋषभ भैया उनका हाथ थामे हुए थे। तीनों आपस में ऐसे हंस-हंस कर बातें कर रहे थे और एक दूसरे के इतने करीब थे कि यकीन ही नहीं हो रहा था। ये वही लोग हैं। वो अनुशासन, वो डर, उस कमरे में सब गायब था। वहां सिर्फ 3 लोग थे जो अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। मैं कुछ सेकंड तो बस देखता रह गया। दिल की धड़कनें तेज हो गई। फिर अचानक घबराहट हुई कि कहीं किसी ने देख लिया तो मेरी खैर नहीं। मैं फटाफट सीढ़ी से नीचे उतरा और दबे पांव भागकर अपने कमरे में आ गया। उस रात भूख तो गायब ही हो गई थी। बस दिमाग में वही दृश्य घूमता रहा। सोचता रहा, जो बाहर से इतना सख्त अनुशासन दिखाते हैं, उनकी असल जिंदगी कितनी अलग और रंगीन होती है। तो दोस्तों, ये थी मेरी हॉस्टल की वो सबसे हैरान करने वाली रात। उस दिन के बाद मैंने कभी मेस में देर से जाने की गलती नहीं की और ना ही कभी किसी से इस बारे में बात की। कैसी लगी आपको ये सच्ची घटना? कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली कहानी में।